9 सितंबर 1980 की अंधेरी रात एक सुपर साइज कार्गो शिप पैसिफिक ओशन में लहरों से लड़ रही थी। टाइटैनिक से भी बड़ी और 16 फ्लोर्स जितनी ऊंची इस शिप को अगर स्टील का किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सिर्फ चंद घंटों के बाद इसका कोई नामो निशान नहीं रहा। ना कोई रेडियो सिग्नल आया, ना समंदर में कोई तैरता हुआ मलबा मिला। लाखों टन वजनी शिप बिना किसी निशान के अचानक कैसे गायब हो गई। अथॉरिटीज की जानिब से 20 सालों तक दुनिया को सिर्फ एक ही बात बताई गई कि बस शिप डूब गई है। लेकिन जब क्रू में मौजूद एक शख्स के बाप ने सच्चाई का पता लगाना शुरू किया तो जो कुछ समंदर के नीचे छुपा था उसने सबकी आंखें खोल कर रख दी। नाजरीन, 9 सितंबर 1980 की शाम पैसिफिक ओशन की गहरी लहरों को चीरता हुआ एक बेपनाह बड़ा कार्गो शिप MV डर्बिशर जापान की तरफ रवाना था। लेकिन उसी वक्त ईस्ट की तरफ से एक और मेहमान उसकी तरफ बढ़ रहा था, टाइफून ऑर्किड। एक तूफान जो हर घंटे के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। MV डर्बिशर पिछले 8 हफ्तों से मुसलसल सफर कर रही थी। कनाडा की आयरन माइन से 1,50,000 टन लोहा उठाने के बाद अटलांटिक ओशन को पार किया, अफ्रीका के सदर्न किनारे से गुजरी और इंडियन ओशन की लहरों को छांटती हुई अब आखिरी मंजिल के करीब थी। शिप पर 42 तजर्बाकार लोग, जिसमें इंजीनियर्स, हेल्पर्स और एक्सपर्ट्स शामिल थे, अब बस अपने सफर के आखिरी चंद घंटे गिन रहे थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिप के कैप्टन जाफरी अंडरहिल, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस था, वो इस मिशन के जिम्मेदार थे। उनकी बीवी भी इंग्लैंड से जापान आ चुकी थी, लेकिन उनका मिलना अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। कई दिनों से कैप्टन अंडरहिल वेदर रिपोर्ट्स पर भरोसा कर रहे थे। वो अपने कैरियर में ऐसे कई तूफान देख चुके थे। उन्हें यकीन था कि डर्बिशर टाइफून को आसानी से फेस कर सकती है। इस मकाम पर सेफ हार्बर भी काफी दूर था, लिहाजा तूफान से लड़ना ही आखिरी हल था। कैप्टन ने स्पीड कम की और शिप की डायरेक्शन लहरों की तरफ थोड़ी सी घुमा दी। तूफान के दौरान शिप्स आम तौर पर ऐसा ही करती हैं ताकि स्टेबिलिटी बरकरार रहे। साथ ही कैप्टन ने एक इमरजेंसी मैसेज भी सेंड किया, जिसमें उन्होंने हालात के बारे में आगाह किया और शिप की करंट लोकेशन भी भेज दी। पर तूफान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लहरें 10 मीटर से भी ऊंची हो चुकी थीं, कुछ तो डर्बिशर के बराबर की लंबाई तक जा चुकी थी। 1000 फीट लंबाई के साथ डर्बिशर टाइटैनिक से भी लंबी और चौड़ी थी और इसकी ऊंचाई 16 स्टोरी बिल्डिंग जितनी। ये कोई आम शिप नहीं, एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील का किला था और इसको बनाया ही दुनिया के सबसे खौफनाक समंदर से टकराने के लिए था। और इसीलिए ही कैप्टन के लिए टाइफून ऑर्किड एक मामूल का हिस्सा लग रहा था। लेकिन समंदर की अंधेरी गहराइयों में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसी रात 2 और बहरी जहाज भी इस टाइफून का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अगली सुबह वो दोनों जहाज तो सही सलामत पोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन MV डर्बिशर का कोई अता पता ना चल सका। ये स्टील का किला अचानक कहीं गायब हो गया बिना किसी निशान के। आने वाले 20 सालों तक दुनिया को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर उस रात क्या हुआ था। 9 सितंबर 1980 की शाम MV डर्बिशर ने आखिरी बार रेडियो मैसेज किया था। उसके बाद ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई फाइनल मैसेज, और फिर अगले 6 दिनों तक खामोशी का एक भयानक समा। शिप के ओनर्स ने भी उसे मिसिंग रिपोर्ट नहीं किया। शायद उन्हें यकीन था कि बस रेडियो कांटेक्ट टूट गया है और डर्बिशर फिर से समंदर के किनारे कहीं नजर आ जाएगी। लेकिन दिन गुजरते गए पर डर्बिशर की कोई खबर नहीं आई। 15 सितंबर को पहली दफा शिप की गुमशुदगी की फिक्र महसूस की गई। एक इंटरनेशनल सर्च मिशन लॉन्च किया गया। हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स, नेवल शिप्स सब समंदर की छाती पर डर्बिशर के आखिरी कोऑर्डिनेट्स को अच्छी तरह छान मारते हैं।
लेकिन इतने बड़े बहरी जहाज का एक टुकड़ा भी कहीं तैरता हुआ ना मिला। 6 दिनों के बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। अथॉरिटीज ने ये कहकर मामला रफा दफा कर दिया कि बस समंदर ने उसे निगल लिया, और ये नतीजा फौरन बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के निकाल लिया गया। जिस तेजी से सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, उसी तेजी से न्यूज कवरेज भी। एमवी डर्बिशर के क्रू की फैमिलीज ने कई रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन करने जैसा कुछ है ही नहीं। मरने वालों के खानदान से ये बात हजम ना हुई। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात जानबूझकर छुपाई जा रही हो। एमवी डर्बिशर एक स्टील का आलमगीर जायंट ब्रिटेन के मशहूर स्वान हंटर शिपयार्ड में सिर्फ 4 साल पहले बनाया गया था। एक ऐसी शिप जो 1.5 लाख टन से ज्यादा माल ले जा सकती थी और जो 20 साल पहले तक की शिप से 4 गुना ज्यादा लोड उठा सकती थी। लेकिन इस दफा बात सिर्फ साइज की ही नहीं थी, डिजाइन भी नया था और डर्बिशर एक OBO कैरियर थी। ये नए जमाने की एक ऐसी शिप थी जो एक साइड से ऑयल जबकि दूसरी साइड पे आयरन ओर भर के ले जा सकती थी। इसका सबसे बड़ा फायदा शिपिंग कॉस्ट को कम करना था, और इसी वजह से ये कभी भी खाली लौट कर नहीं जाती थी। अगर ऑयल छोड़ा तो वापस आयरन ओर ले जाती थी, यानी शिप हमेशा चलती रहेगी और कंपनी को फायदा देती रहेगी। ट्रेडिशनल शिप्स के मुकाबले में एमवी डर्बिशर 30% तक ज्यादा रेवेन्यू बना सकती थी। इसका शुमार ब्रिज क्लास की शिप्स में होता था और उस वक्त ऐसी सिर्फ 6 ही शिप्स पूरी दुनिया में अवेलेबल थी। इसे ब्रिटेन के स्वान हंटर नामी शिपयार्ड ने बनाया था। उस वक्त इस कंपनी को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनका मुकाबला था जापान और साउथ कोरियन शिपयार्ड से, जो वही शिप्स ज्यादा सस्ती और ज्यादा जल्दी बना रहे थे। स्वान हंटर, जो कभी दुनिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का बेताज बादशाह हुआ करता था, अब जापानीज और साउथ कोरियन कंपनीज की वजह से काफी दबाव का शिकार था। उन्होंने कॉस्ट कटिंग करना शुरू की और शायद यहीं पर छुपा था एमवी डर्बिशर के डूबने का राज। इस हादसे के बाद कई घरों में अंधेरा छा गया, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसके लिए ये सिर्फ एक नुकसान नहीं, एक मिशन बन गया। पीटर रिडयार्ड अपने जवान बेटे को डर्बिशर में खो बैठा था, लेकिन पीटर सिर्फ एक बाप ही नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड शिप सर्वेयर था, जिसने अपनी जिंदगी समंदर और शिप्स का तज्जिया करने में गुजारी थी। जब पीटर खुद मैदान में उतरा तो उसने एक हैरान कर देने वाली हकीकत का पर्दाफाश कर दिया। 1982 में डर्बिशर के गायब होने के सिर्फ 18 महीनों के बाद टाइन ब्रिज नामी एक और ब्रिज क्लास शिप नॉर्थ सी के तूफानों से लड़ रही थी, और अचानक शिप के सुपर स्ट्रक्चर के आगे स्टील में दरार पड़ने लगी। कैप्टन ने फौरन एवैक्यूएशन का हुक्म दिया और क्रू को एयरलिफ्ट करके बचा लिया गया। इस हादसे में शिप को बचा लेना किसी मौजज़े जैसा ही था, क्योंकि शायद कुदरत भी इस बार सच्चाई दिखाना चाहती थी। जब पीटर ने उस शिप का ठीक से मुआयना किया तो पता चला कि शिप के फ्रंट साइड के एक हिस्से पर क्रैक्स पड़ चुके थे। मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद उनको मालूम पड़ा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि हर ब्रिज क्लास शिप में क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं, और ये क्रैक्स सिर्फ एक ही जगह पर पड़ रहे हैं। और फिर ये शिप्स चुपके से रिपेयर के लिए पोर्ट्स में बुलाई जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पीटर ने एक और हैरत अंगेज चीज ढूंढ निकाली। ये शिप्स ओरिजिनल डिजाइन प्लान्स के मुताबिक नहीं बनाई गई थी। कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्हें जल्दबाजी में ओरिजिनल डिजाइन से हटकर बनाया गया था। पीटर के हाथ अब एक ऐसा सबूत लग चुका था जो शायद एमवी डर्बिशर की इन्वेस्टिगेशन को दोबारा खोल सके। पीटर ने ये सारे सबूत इकट्ठे किए और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भेज दिए, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन लेने के बजाय सिर्फ इतना कहा कि डर्बिशर के डूबने की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अब हो चुकी है और नई इंक्वायरी का कोई प्लान नहीं है।
अथॉरिटीज ने कान बंद कर दिए, लेकिन मरने वालों की फैमिलीज ने जुबान खोल ली। 1984 में उन्होंने डर्बिशर फैमिली एसोसिएशन बना ली, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि सच से पर्दा उठा कर रहेंगे। नवंबर 1986 में एक और ब्रिज क्लास शिप, जिसका नाम कॉलून ब्रिज था, आयरलैंड के कोस्ट के पास समंदर में ही क्रैक्स पड़ने की वजह से ग्राउंड हो गई। अटलांटिक के रफ समंदर से गुजरते वक्त उसका हल, जो पहले ही कमजोर हो चुका था, समंदर के झटकों का सामना नहीं कर सका। कॉलून ब्रिज 6 में से आखिरी ब्रिज क्लास शिप थी जिसमें वो खास रिपेयर वर्क नहीं हुआ था जो पीटर ने दूसरी शिप्स में ढूंढा था। लेकिन अब की बार ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप नहीं बैठी और दोबारा से एक नई इन्वेस्टिगेशन खोलने का इरादा किया। पीटर और दूसरी फैमिलीज को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अगले 6 महीनों तक मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने इस इन्वेस्टिगेशन में अपनी अपनी राय दी। किसी ने डिजाइन पर दोष दिया तो किसी ने समंदर को। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में पीटर के तमाम एविडेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके सबूत, जो डायरेक्टली स्ट्रक्चरल फेलियर की तरफ इशारा करते थे, उनको बड़ी चालाकी से दबा दिया गया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि एमवी डर्बिशर और ब्रिज क्लास की शिप्स में कोई स्ट्रक्चरल फेलियर के सबूत नहीं मिले। डर्बिशर बस एक और शिप थी जो समंदर की लहरों का शिकार बन गई। फैमिलीज जो पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ रही थीं, उनके लिए ये रिपोर्ट किसी तमाचे से कम नहीं थी। दूसरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अब फैमिलीज का हौसला टूट रहा था। उनका सिर्फ यही कहना था कि डर्बिशर का राज समंदर नहीं बल्कि सिस्टम में छुपा है। लेकिन उन फैमिलीज ने कभी हिम्मत नहीं हारी। 1994 में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के साथ मिलकर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। सब ने मिलकर इस मिशन का खर्चा बर्दाश्त किया और एमवी डर्बिशर को 14 सालों के बाद समंदर में तलाश करने का प्लान बनाया गया। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 23 घंटों के अंदर अंदर सतह समंदर से 4 किलोमीटर नीचे डर्बिशर को वन पीस में ढूंढ लिया गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने के लिए समंदर के अंदर शिप के एक एक हिस्से की फोटो ली गई और अगले 6 सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। 6 सालों बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। मालूम पड़ा कि शिप के सबसे आगे एक स्टोर बना होता है जिसे बोसन स्टोर कहते हैं। इस स्टोर में डेक मेंटेनेंस का इम्पोर्टेंट सामान रखा होता है, जैसे रस्सियां, टूल्स, चेन वगैरह। उस रात तूफान में जब एमवी डर्बिशर लहरों में झूल रही थी तो बोसून स्टोर का दरवाजा, जो ओरिजिनल डिजाइन की तरह बनाया नहीं गया था, अचानक टूट गया और उसमें पानी भरने लगा। हजारों गैलन पानी बोसून स्टोर में भरने की वजह से शिप का अगला हिस्सा भारी हो गया और वो मजीद पानी के अंदर चला गया। अब लहरें और ज्यादा हाइट से टकरा रही थी, जिसकी वजह से वेंटिलेटर टूटे और पानी मशीनरी रूम में दाखिल हो गया। डर्बिशर का बो और ज्यादा झुक गया और फिर एक बड़ी लहर में टेनिस कोर्ट जितना बड़ा कंटेनर जहां आयरन ओर रखा गया था, उसका हैच कवर भी टूट गया। अब पहले एक कंटेनर में पानी भरा, जिसकी वजह से अगला हिस्सा मजीद नीचे गया और देखते ही देखते सारे कंटेनर्स एक एक करके पानी के अंदर चले गए। और फिर डर्बिशर, जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी वेसल थी, पैसिफिक ओशन के अंधेरों में डूब गई। जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को शाया किया गया तो मालूम पड़ा कि जिस कंपनी ने ये तमाम ब्रिज क्लास शिप्स बनाई थी, उन सब के बोसून स्टोर के पास क्रैक्स थे और सभी के हैच कवर्स नाजुक और स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनाए गए थे। शुरुआत में फैमिलीज का ख्याल था कि शायद शिप में कोई स्ट्रक्चरल फेलियर था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कोई मेजर डिजाइन फॉल्ट नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोताहियों की वजह से एक महान स्टील का किला डूब गया। 1970s के दौरान हर साल कई शिप्स डूब जाती थी। अथॉरिटीज के लिए ये एक नॉर्मल बात और नंबर गेम रह गया था।
लेकिन डर्बिशर की फैमिलीज ने अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करके शिपिंग इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दिया। उसके बाद नए शिप डिजाइन्स आए, रूल्स और ज्यादा सख्त हुए और सेफ्टी इंस्पेक्शंस पर ध्यान दिया जाने लगा। उन्होंने सिर्फ एक जहाज नहीं ढूंढा बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बदलने पर मजबूर कर दिया। आज भी शिपिंग इंडस्ट्री के कई रूल्स ऐसे हैं जिन्हें एमवी डर्बिशर की वजह से बनाया गया था, जो खुद पैसिफिक ओशन में 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर पर खामोशी से पड़ी है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।